छोटा और इंटरेस्टिंग और चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टॉपिक हमारा क्या है? हैमेट इक्वेशन। ठीक, बट हैमेट इक्वेशन नहीं है, मतलब हैमेट का क्या रिलेशनशिप है, हैमेट क्या होता है, हैमेट किस लिए यूज किया जाता है, वो चीज समझनी जरूरी है। पहले पहले तो देखिए, हैमेट में कुछ नहीं, एक फिजिकल पैरामीटर है रिएक्शन का, जिसके थ्रू आप जो होता है मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। मैं थोड़ा इसको समझा देता हूँ आपको अपनी लैंग्वेज में, फिर मैं उसके बाद आपको आगे इसको एलाबोरेट करता हूँ। ठीक है, चलिए अब सब लोग अपना जो है वो म्यूट रखिएगा वॉइस, और जो है वो बेसिकली एक्स्ट्रा साउंड नहीं होनी चाहिए। और ठीक है, बाकी अभी कोई स्टूडेंट ज्वाइन तो नहीं करेगा, करेगा तो ठीक है, देखेंगे। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूं कि हैमल्ट इक्वेशन में पढ़ेंगे क्या। बेसिकली हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं उनका क्या इफेक्ट होता है। जैसे डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है रिएक्शन के रेट पर, उसको थोड़ा समझना जरूरी है। और मैकेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन में कैसे हेल्प करता है, मतलब ये टूल है, बेसिकली फिजिकल टूल है, फिजिकल टूल है, बेसिकली फिजिकल इक्वेशन टूल है। किसके लिए? टू डिटरमाइन द पाथवे ऑफ मैकेनिज्म, टू डिटरमाइन पाथवे ऑफ मैकेनिज्म, मतलब मैकेनिज्म को समझने में कि कौन सी मैकेनिज्म हो सकती है, कौन सा पाथवे सही हो सकता है, तो उसके लिए ये होता है। इसको फिजिकल इक्वेशन टूल समझिए। टू डिटरमाइन द पाथवे ऑफ मैकेनिज्म, टू डिटरमाइन द पाथवे ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। आसान सी छोटी छोटी चीजें हैं, उनको मैं आपको इसमें पहले बता दूं, उसके बाद फिर जो है मैं आपको इसको पूरा पढ़ाऊंगा क्लेडन से ही, जितना क्लेडन में दिया हुआ है सारा पढ़ा दूंगा आपको। अच्छा, इक्वेशन टूल है, इसका मतलब कि जो चीजें यूज होंगी वो फिजिकल केमिस्ट्री की यूज होंगी, और इसके साथ रिएक्शन मैकेनिज्म का पाथवे डिटरमाइन होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म का क्या पाथवे है। इसके अलावा एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कह सकते हैं, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। बेसिकली मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का मतलब मैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से मैं लेके चल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑन रेट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑन रेट ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। ये काफी चीजें इसमें आपको समझ में आती हैं कि ये जो है रिएक्शन मैकेनिज्म जो है उस पे क्या रेट है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का, ये कह सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लग रहा है, और साथ साथ मैकेनिज्म का पाथवे भी ये बताता है कि मैकेनिज्म का पाथवे जो है आपका क्या होगा। तो ये इसको पहले आप नोट कर लीजिए। ओके, चलिए, सो ये हो गया हमारा। अब इसमें क्या चीज है आपके लिए इंपॉर्टेंट, वो थोड़ा देखिए। आपको एक तो मैकेनिज्म का पाथवे समझ में आएगा, और समझ में आएगा कि मैकेनिज्म में जो है वो सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट है अगर कोई मैकेनिज्म हो रही है तो। लेकिन आपको किस पे लगाना है, ये थोड़ा समझने वाली बात है। थोड़ा देखिए, आपको लगाना है सिर्फ एरोमेटिक रिंग पर। इसको अप्लाई किस पे करना है? जैसे मेरे पास सपोज कीजिए कि कोई रिएक्शन एरोमेटिक रिंग है आपके पास, तो आपके पास ऐसा कोई भी रिएक्शन जो एरोमेटिक रिंग, बेंजीन एरोमेटिक रिंग के या तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो, लेकिन एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म आप कोई भी ले सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि सपोज कीजिए कि मैंने एसिड लिया, बेंजोइक एसिड लिया, ठीक, या जो होता है इस बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई हमने कोई और फंक्शनल ग्रुप ले लिया। सपोज कीजिए कि हमने जो होता है वो OH ले लिया, या सपोज करिए जो है हमने जो है वो और कोई ग्रुप ले लिया। सपोज कीजिए कि जो है हमने वो COCl ले लिया, सपोज कीजिए, या सपोज कीजिए कि जो है हमने जो है वो कार्बोनाइल का कोई और फंक्शनल ग्रुप ले लिया। सपोज कीजिए कि COOET ले लिया।
मेरा देखिए कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको जो भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आपको अप्लाई करना है सब्स्टिट्यूएंट का, वो एरोमेटिक रिंग के अराउंड ही करना होगा। मतलब कि आपको हेमेट इक्वेशन जो है वो सिर्फ बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई मैकेनिज्म के ही ऊपर आपको लगाना होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म जो बेंजीन रिंग पर हो या बेंजीन रिंग से जुड़े हुए किसी फंक्शनल ग्रुप पर हो, मतलब जिसमें बेंजीन रिंग इफेक्टेड हो या बेंजीन रिंग जो है उससे इन्वॉल्व हो किसी तरीके से, उसमें हम हेमेट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। तो एक तो छोटी सी बात यहाँ पर आप नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, जो आप हेमेट ने ये प्लॉट बनाया था या हेमेट ने इक्वेशन बनाया था कि हेमेट इक्वेशन इज अप्लाइड, एक लाइन की बात है उसको लिख लीजिए, हेमेट इक्वेशन इज अप्लाइड फॉर रिएक्शन मैकेनिज्म, for reaction mechanism directly or indirectly involved benzene aromatic ring, directly or indirectly involved benzene aromatic ring। नोट कर लीजिए इस बात को, बड़ी खास बात है ये, directly and indirectly involved, directly and indirectly involved बेंजीन एरोमेटिक रिंग। ठीक, ओके, बेंजीन एरोमेटिक रिंग। दूसरी बात कि आप इसमें क्या देखते हैं, आप इसमें देखते हैं कि रेट जो है वो किसी भी मैकेनिज्म का जो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व है या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, उसमें सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें बेंजीन रिंग पर जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका मतलब यहाँ पर बेंजोइक एसिड का जो है वो आयनाइजेशन हो रहा है या बेंजोइक एसिड का डिसोसिएशन हो रहा है, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एसिडिक है, इसका मतलब प्रोटॉन देगा, ये एसिडिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, OH है, इसका मतलब ये प्रोटॉन देगा, क्योंकि हाइड्रोजन किस पे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन पे जुड़ा हुआ है, तो एसिडिक है तो प्रोटॉन देगा, इसका मतलब इसका डिसोसिएशन होगा। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और फिर उसको एक बेसिस बना करके उसके बाद दूसरे रिएक्शंस को उसके साथ कंपेयर करते हैं, तो उससे जो है हमें जो है वो हेमेट रिलेशनशिप पता चलता है, हेमेट इक्वेशन पता चलता है। तो पहले तो देखिए कि मैंने यहाँ पर कुछ नहीं बताया आपको, सिर्फ इतना बताया कि हेमेट इक्वेशन को ऐसी रिएक्शन मैकेनिज्म्स को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है, ऐसी रिएक्शन मैकेनिज्म्स के बारे में जो है वो बताने के लिए यूज किया जाता है जो या तो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या फिर उससे जो है वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो। ठीक, तो जैसे ये SUH है बेंजीन रिंग पे है, OH है बेंजीन रिंग पे है, इथाइल बेंजोएट है तो ये बेंजीन रिंग पर है, ये COCl है तो बेंजीन रिंग पर है, तो इनके ऊपर अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसके लिए जो होता है हेमेट इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, थोड़ा देखिए, ठीक, इसको नोट कर लिया आपने, कुछ भी आपको पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा मुझसे, क्योंकि ये जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ आपको डाउट होगा, लेकिन इसमें कुछ भी आपको लगेगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अब क्या है कि मेरे पास मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको कि मेरे पास ये बेंजोइक एसिड है और आप बेंजोइक एसिड को बेसिकली क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए वाटर में, आप इसको क्या कर रहे हैं, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये अपना प्रोटॉन क्या कर रहा है, दे रहा है किसको, वाटर को दे रहा है, मान लीजिए अपना प्रोटॉन। तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, और अगर इसका डिसोसिएशन हो रहा है इसका मतलब क्या बनेगा, ये बनाएगा बेंजोएट और ये अपना प्रोटॉन दे देगा वाटर को और बना लेगा हाइड्रोनियम आयन। अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से, मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कर रहा है, अपना प्रोटॉन देकर के बेंजोएट बना रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इसके डिसोसिएशन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट देखना चाहूं, सपोज कीजिए कि मेरे पास COH है, अब मैंने क्या करा, इसके ऊपर मैंने कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, सपोज कीजिए मैंने जो होता है यहाँ पर Z लगा दिया। ठीक, तो अगर मैंने Z लगा दिया तो क्या होगा, Z के लगाने से इस Z का इस बेंजीन रिंग के साथ कुछ ना कुछ लेना देना है, और इस बेंजीन रिंग का इसके साथ डायरेक्टली कुछ नहीं लेना देना होगा, लेकिन इनडायरेक्टली लेना देना है, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं समझाता हूं अभी आपको, क्योंकि वैसे भी आप देखते हैं कि OH का प्रोटॉन निकल रहा है तो इस ऑक्सीजन से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है वो, लेकिन
अगर मैं कहूं कि बेंजीन रिंग क्या इसके साथ इन्वॉल्व है, तो वैसे तो डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन हाँ पक्की बात है कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है। वो कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी आयनाइजेशन हुआ, और आपका क्या बन गया, आपका क्या बन गया, वही सेम जैसे आपको बनाया था, बेंजोएट प्लस H3O प्लस। अब मेरी बात को थोड़ा सुनिएगा, मैं कह रहा हूं कि इस सब्स्टिट्यूएंट को मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड के आर्थो पर भी लगा सकता हूं, मेटा पर भी लगा सकता हूं, और पैरा पर भी लगा सकता हूं। मतलब कि आर्थो पोजीशन पर भी मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के ये लगा सकता हूं सब्स्टिट्यूएंट, मेटा पर भी लगा सकता हूं, और साथ साथ पैरा पर भी लगा सकता हूं। ठीक, लेकिन क्या किया, पहले तो मेरी बात को समझ लीजिए कि यहाँ पर पैरा पर जो मैंने लगाया वहां पर क्या बताना चाहता हूं मैं, इस जेड का क्या इफेक्ट है, इस जेड के अंदर जो है वो क्या इफेक्ट है। इसके पास माइनस आई इफेक्ट है, इसके पास माइनस आर इफेक्ट है, या इसके पास जो है वो प्लस आई इफेक्ट है, या इसके पास जो है वो प्लस आर इफेक्ट है। मतलब ये कैसा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इंपोज कर रहा है, ये क्या है, कैसा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इंपोज कर रहा है, उससे इस कार्बोक्सिलिक एसिड के आयनाइजेशन में क्या फर्क पड़ रहा है, उसको स्टडी करने के लिए हैमेट ने जो है इसको एक बेसिस माना। हैमेट ने देखिए, हैमेट ने तो क्या किया, हैमेट ने तो बहुत सारे रिएक्शंस को स्टडी किया और फिर उसके हिसाब से उन्होंने कुछ बताया। लेकिन उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके के इन्वॉल्वमेंट में जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो जिसका आयनाइजेशन हो रहा है बिना सब्स्टिट्यूएंट के, वो है एक रिएक्शन हो गया। दूसरा कि सब्स्टिट्यूएंट के साथ जो उसका आयनाइजेशन हो रहा है वो रिएक्शन, और फिर उसको आपस में कंपेयर किया। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैंने यहाँ पर जेड में कोई सब्स्टिट्यूएंट ले लिया, तो अगर जेड में मैंने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टाइप का सब्स्टिट्यूएंट ले लिया तो क्या फर्क पड़ेगा आयनाइजेशन पे, अगर विड्रॉइंग ले लिया तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक, तो इस तरीके से उन्होंने लेकर के जो है उसको कंपेयर किया। तो यानी यहाँ पर क्या है, उन्होंने जो एक पैरामीटर यहाँ पर दिया, वो दिया आपका पैरामीटर, वो दिया सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट। क्या दिया उन्होंने, सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट। मैं बताता हूँ आपको, उन्होंने क्या फैक्टर दिया, ये एक फैक्टर दिया इन्होंने, सिग्मा फैक्टर दिया, या कहते हैं सिग्मा वैल्यू कह सकते हैं इसको, सिग्मा कांस्टेंट बोलिए। सिग्मा कांस्टेंट का मतलब होता है आपका सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट। सिग्मा कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट। और सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट का मतलब यहां पर क्या है कि इस सब्स्टिट्यूएंट के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के इन्वॉल्वमेंट से इस कार्बोक्सिलिक एसिड के डिसोसिएशन पर क्या फर्क पड़ रहा है, उसको उन्होंने स्टडी किया। ठीक, सिंपलेस्ट है आपका बेंजोइक एसिड। तो एक बात आप अपना दिमाग में रख लीजिए कि कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म जो बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई होती है, उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म पर ही हम केवल इसकी बात करते हैं, और उस पर हम सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो कैसा इफेक्ट डालेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो कैसा इफेक्ट डालेगा, और उसके हिसाब से सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट हम डिटरमाइन करते हैं और फिर उसको स्टडी करते हैं। मैं बताता हूं आपको क्या है सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट, जिसको मैं यहाँ पर थोड़ा क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा एलाबोरेट कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, उसके बाद कुछ जो है सब्स्टिट्यूएंट मान करके मैं कंपेयर करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक, एक बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूँ, समझिएगा इसको। तो मैं यहाँ पर इसको मिटा रहा हूँ, मैं आपको तीन सब्स्टिट्यूएंट लेकर के और फिर उसको कंपेयर करके बताता हूँ। देखिए आर्थो, मेटा और पैरा, मैं तीनों पर लगा सकता हूँ सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन मैं पैरा पर ही पहले आपको लेके समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेटा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, आर्थो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, और उसका फिर क्या जो है आपस में कंपेरिजन होगा। पहले एक एग्जांपल देखिए सिंपलेस्ट, मैंने सपोज कीजिए कि मैंने एक बेंजीन रिंग पर क्या कर लिया, बेंजीन रिंग पर मैंने कुछ नहीं लिया, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लिया, और फिर इसका डिसोसिएशन कराया मैंने, इसका डिसोसिएशन कराया मैंने वाटर के साथ, रिवर्सिबल प्रोसेस था, इसका डिसोसिएशन हुआ हमारा, और हमारा बन गया बेंजोएट, और प्लस जो है हमारा हाइड्रोनियम बन गया। मान लीजिए कि इसका जो हमारा आयनाइजेशन है, या इसका आप कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मान लीजिए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KH है, मैं इसको KH कह सकता हूँ। KH का मतलब हो गया कि यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, मान लीजिए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, KH है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक और ग्रुप लगा दिया, मैंने मान लिया NO2 लगा दिया इसके ऊपर, और NO2 लगा करके रिएक्शन को देखा, रिएक्शन में क्या किया हमने, आयनाइजेशन कराया, तो होगा क्या, वही बनेगा, बनेगा तो बेंजोएट ही। थोड़ा समझिएगा, थोड़ा ध्यान से मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मैंने क्या किया यहाँ पर NO2
NO2 थोड़ा सा ओपन करके मैं दिखा दूं यहाँ पे, N पे प्लस लगा दीजिएगा, बिल्कुल यही है, प्लस H3O प्लस, ये हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, हमने क्या करा है, यहाँ पर NO2 लिया हुआ है। अब आप समझिए थोड़ा सा, अगर मैं NO2 लूंगा तो NO2 का इस रिंग से लेना देना है, कैसे, थोड़ा देखिए, ये इसके साथ कंजुगेशन में है, तो भाई जाहिर सी बात है NO2 के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, तो NO2 कैसा ग्रुप है, एक तरीके का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में कहा जाए तो इंडक्टिव के हिसाब से -I है और रेजोनेंस के हिसाब से -R है। चूंकि इस NO2 के इस पाई बॉन्ड का इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन है और NO2 पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, इसका मतलब ये है कि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो अगर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कंजुगेशन की मदद से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा है। यानी अगर इसकी देखी जाए तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट हो रही है। वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं आपके सामने, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। ये बन रहा है आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पॉजिटिव और C डबल बॉन्ड O और O माइनस, ठीक है। और साथ में यहाँ पर अगर मैं NO2 के साथ ये जोड़ दूं तो ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड N O माइनस और ये प्लस जी, ये बन गया। आप इसको देखिए ध्यान से, NO2 का इन्वॉल्वमेंट इस बेंजीन रिंग के साथ है, NO2 का इन्वॉल्वमेंट इस बेंजीन रिंग के साथ है और इस बेंजीन रिंग के पर ये पैरा पर अपने पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा है। अगर आप कहिए कि NO2 के कंजुगेशन की वजह से अपने पैरा पर ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉजिटिव की वजह से इस माइनस चार्ज का जो माइनस चार्ज का कैरेक्टर है वो कम होगा। ये कह सकते हैं ना कि पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, माइनस चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। और अगर स्टेबलाइज करेगा या न्यूट्रलाइज करेगा, इसका मतलब कि क्या करेगा, उसका जो डिसोसिएशन है या उसका जो बेसिकली कह सकते हैं उसका जो आयनाइजेशन है उसको फास्ट कर देगा। और अगर आयनाइजेशन फास्ट हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KNO2 है, ये कैपिटल K लिखना चाहिए वैसे मुझे, छोटा K नहीं लिखना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैपिटल K से दिखाते हैं, तो कैपिटल K NO2 लिख दिया, तो इसमें हमने NO2 ले लिया। अब मान लीजिए यही एक चीज हमने क्या कर दिया, हमने OMe ले लिया। हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूएंट की जगह पर क्या कर लिया, OMe ले लिया। तो ये पहला वाला मैं मिटा रहा हूं यहाँ पे, ये आपका क्या है, अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, जिसमें हमने बेंजोइक एसिड में हमने कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लिया, इसमें हमने NO2 लिया पैरा पर। अब एक बात समझिएगा, वैसे तो देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी जो है वो सिर्फ C डबल बॉन्ड O से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है। इस पॉजिटिव चार्ज का इस बेंजीन रिंग से लेना देना है, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्ट इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो बेंजीन रिंग पर ये सब्स्टिट्यूएंट है वो इस बेंजोइक इस C डबल बॉन्ड OH की एसिडिटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्ट अप्रोच है। बेसिकली इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, उसको वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है इसमें, -R है और -I है। अब हम एक और रिएक्शन ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं अब OMe, थर्ड OMe ले रहे हैं, Me भी ले सकते हैं हम, लेकिन ठीक है हम OMe ले रहे हैं। और उस पे हम C डबल बॉन्ड OH के साथ इफेक्ट देख रहे हैं। हमने वाटर लिया, हमने इसका आयनाइजेशन करा दिया, आयनाइजेशन का इक्विलिब्रियम हो गया, क्या बन गया भैया इसका बन गया ये OMe और ये कार्बोक्सिलेट हो गया, बिल्कुल परफेक्ट है। और उसके बाद ये प्लस H3O प्लस हो गया। अब थोड़ा देखिए OMe कैसा ग्रुप है, कैसा इफेक्ट डाल रहा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है भाई, तो ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब इफेक्ट में ये कैसा है, -I, इंडक्टिव में कैसा है, -I। लेकिन सिंस ऑक्सीजन लोन पेयर इज इन कंजुगेशन विद द डबल बॉन्ड ऑफ एरोमेटिक रिंग, so we can say that this lone pair is in conjugation with this बेंजीन रिंग, तो इसका मतलब रेजोनेंस में कैसा है, +R है। और जैसा कि हमें पता है बच्चों कि R इफेक्ट यानी रेजोनेंस इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट पे डोमिनेट करता है, इसका मतलब है कि इसका जो है +R इफेक्ट लगेगा। तो +R इफेक्ट की वजह से क्या करेगा भाई, कैसे रेजोनेंस हो करेगा, ये रेजोनेंस है, लोन पेयर इसके साथ कंजुगेशन में आएगा ऐसे, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा ऐसे और ये यहाँ पर माइनस चार्ज देगा। तो हमारी कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, थोड़ा देखते हैं। हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी यहाँ पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट खास बात है बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार है। हो सकता है शुरुआत में आपको ऐसा लग रहा हो कि ये चीज हमको आती है, नहीं, आपको अभी आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे बड़ा मजा आएगा, क्योंकि बड़ी जबरदस्त चीज है ये। और इससे सवाल पूछा जाता है नेट के पेपर में और गेट के पेपर में। छोटा सा टॉपिक है, इसको तुरंत आप कवर करके और इसको आप जो है अपना पक्का कर लीजिए टॉपिक, इससे सवाल आएगा तो हम कर लेंगे। ठीक है, परफेक्ट। CO- है
और ये डबल बॉन्ड O, और O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेटा। अब थोड़ा देखिए ध्यान से, OMe सब्स्टिट्यूएंट के प्लस R इफेक्ट यानी रेजोनेंस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इसके पैरा पर माइनस चार्ज आ रहा है, और पैरा पर अगर माइनस चार्ज आ रहा है इसका मतलब यह हुआ कि इस माइनस चार्ज की वजह से कार्बोक्सिलेट का माइनस चार्ज और बढ़ रहा है, कार्बोक्सिलेट का माइनस चार्ज और बढ़ रहा है, कार्बोक्सिलेट का माइनस चार्ज और बढ़ेगा। मतलब क्या है भाई, इसके साथ डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है ये, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये माइनस चार्ज की वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोक्सिलेट की O माइनस की जो माइनस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ेगी, और अगर माइनस चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो डिस्टेबलाइज हो रहा है। तो इसका मतलब इसका जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मान लीजिए इसको हम क्या मान लेते हैं, KOMe। अब थोड़ा हम KH को KOMe से कंपेयर करते हैं, और फिर हमारा जो है हमको सिग्मा पता चल जाएगा कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, KH है, KNO2 है और KOMe है, तो हमें पता है भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा, NO2 का ज्यादा होगा, और KOMe का क्या होगा, KH से कम होगा। तो इसका मतलब हमें एक यहां पर इसका कंपैरिजन करने से, एक तो देखिए इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, इस कार्बोक्सिलेट की एसिडिटी के साथ इसके सब्स्टिट्यूएंट का इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, और वो इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कैसे हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से हो रहा है, या फिर इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हो रहा है, या कहीं कहीं पर हाइपर कंजुगेशन भी होता है, बट यहाँ पर अभी सिर्फ हमको क्या मिला है, रेजोनेंस मिला है और इंडक्टिव इफेक्ट मिला है। यहाँ पर तो सिर्फ क्या है, रेजोनेंस ही मिला है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या मिला कंक्लूजन, कि जब हमने सब्स्टिट्यूएंट लगाया तो सब्स्टिट्यूएंट की वजह से उसके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, इसको मैं मिटा रहा हूं, उसके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से हमें ये कंक्लूजन समझ में आया कि जब हम सब्स्टिट्यूएंट में इलेक्ट्रॉन विड्राइंग वाला लगा रहे हैं, तो रेट एसिडिटी जो है वो बढ़ जा रही है, या कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलेट की स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है, और अगर कार्बोक्सिलेट की स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है इसके मतलब उसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जा रही है। तो यानी कहने के बाद हमें क्या कंक्लूजन मिला कि KNO2 इज ग्रेटर देन KH का मतलब यहाँ बेंजोइक एसिड से है बेटा, यहाँ KH का मतलब बेंजोइक एसिड से है, और KOMe इज ग्रेटर देन KH, KOMe इज लेस देन KH। ये हमें यहां से कंक्लूजन मिल रहा है। अब अगर इसका हम सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से देखें तो हमें ये मिलेगा, ये यहां पता चलेगा कि KNO2 बटे अगर हम KH देखें तो इसकी वैल्यू हमें 1 से बड़ी मिलेगी, 1 से ज्यादा मिलेगी हमें। और अगर मैं देखूं तो जो OMe है और KH है, इसकी वैल्यू, उसका जो रेशियो होगा वो 1 से हमें कम मिलेगा। और अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट के हिसाब से बताऊं तो जो इसका लॉग होता है, क्या लॉग वैल्यू ले लीजिए, इसका लॉग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कह सकते हैं, लॉग ऑफ, जैसे मैंने यहां पर ले लिया लॉग ऑफ KNO2 बटे लॉग ऑफ KH, इसका जो लॉग है उसको हम बोलते हैं यहां पर सिग्मा कांस्टेंट, या कहते हैं सिग्मा NO2 की वजह से जो हमारा जो इसका सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट है, ये NO2 का सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, तो ये क्या होता है, कांस्टेंट में चेंज हो जाता है, और ये इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट। अब यहां पर इसको अगर मैं जनरलाइज करूं तो किसी भी सब्स्टिट्यूशन से या किसी भी सब्स्टिट्यूएंट से अगर उसके बेस स्ट्रक्चर को अगर कंपेयर किया जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट। तो हैमिट ने सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट का आपको थ्योरी दिया। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग टाइप के सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टाइप के सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, और ऐसे सब्स्टिट्यूएंट किस हिसाब से जो है वो रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए उसकी। तो उन्होंने बेंजोइक एसिड लेकर उसको समझाया, और बेंजोइक एसिड पे जो है उन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी लिया, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप भी लिया। और ये चीज समझिएगा, इसमें ये मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट NO2 का जो है वो बेंजोइक एसिड से ज्यादा है, और KOMe का जो है वो KH से ज्यादा कम है, मतलब KH का बेंजोइक एसिड से कम है OMe का। ठीक, उसके बाद उन्होंने ये रेशियो लिया ऐसे करके, उसके बाद लॉग ले लिया, तो ये जो आप देख रहे हैं ये है सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं सिग्मा NO2, जैसे मैंने यहाँ सिग्मा NO2 लिया है। तो यानी सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट क्या हो गया, ये बताइए सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई, सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट क्या है? फिर मैं आपको बताता हूँ इसके आगे उन्होंने क्या किया। फिर
सब लोग मुझे कंफर्म कर दीजिए कि आपको समझ में आ गई बात। आसान चीज है वैसे ये बिल्कुल। चलिए समझ में आ गया, बढ़िया। चलिए समझ में आ गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हमको यहां से एक चीज मिल गई, सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट। सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट, और सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट में एक जो जनरल स्ट्रक्चर मिलके हमको मिली वो क्या हुआ कि सिग्मा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देता हूं सही से, सिग्मा सब्स्टिट्यूएंट कह सकते हैं, सिग्मा सब्स्टिट्यूएंट इज इक्वल लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बटे इक्विलिब्रियम ऑफ अनसब्स्टिट्यूटेड कह सकते हैं। H का मतलब हो गया अनसब्स्टिट्यूटेड, ये आप नोट कर लीजिएगा। और यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि अगर इस तरीके के सिंपल रिएक्शन की बात की जाए बेंजोइक एसिड की, और उसके आयनाइजेशन की बात की जाए, उसके एसिडिटी की बात की जाए, तो अगर मैं इसको रिएक्शन में देखूं तो जो सिग्मा वैल्यू होगी, माइनस वाली जो वैल्यू होगी, मतलब 0 से कम, ठीक, तो माइनस माइनस आएगा। देखिए इसकी वैल्यू माइनस आएगी किस में, जब आप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लेंगे। भाई देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। भाई अगर आप के सब्स्टिट्यूएंट क्या ले लो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ले लो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो जो सिग्मा की वैल्यू है वो माइनस में आएगी, सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। और अगर आप विड्रॉइंग ले लो, अगर कैसा ग्रुप ले लो, विड्रॉइंग ले लो, तो इसकी वैल्यू प्लस आएगी। इफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, देन सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बिल्कुल मैथमेटिक्स से सिंपल चीज है, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपके। ठीक, फिर मैं आगे बढ़ू, फिर मैं आपको इसके रिएक्शन दिखाता हूं और फिर मैं समझाता हूं कि आपको को कैसे फिर आगे आगे लेके जाना है। ये सिंपल चीज है, सब्स्टिट्यूएंट पैरामीटर, सब्स्टिट्यूएंट का किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके लिए सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पे अनसब्स्टिट्यूटेड का सब्स्टिट्यूएंट के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, या सब्स्टिट्यूएंट लगाने से क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, सबके समझ में आ गया, मुझे कंफर्म करिए, फिर मैं जो है क्लेडन की बुक ऑन करता हूं, फिर मैं आपको वहां से स्टार्ट करता हूं। पहले मैं क्लेडन का पैरामीटर रखूंगा, समझाऊंगा क्लेडन से ही आपको, लेकिन इतना देखिए, रिवर्टिंग है तो माइनस है, विड्रॉइंग है तो प्लस है। ठीक, समझ में आ गया, बढ़िया। आप लिख के मुझे बताइए, बोल के बताने की जरूरत नहीं, अगर कोई डाउट आपको है तब बोलिए। परफेक्ट, आ गया समझ में, ठीक है। अब मैं ऑन कर रहा हूं आपके लिए बुक, अब बुक में से चलेंगे हम, ठीक। ऐसा नहीं है कि आप कोई बेंजोइक एसिड ही लेना है आपको, मैं तो एक एग्जांपल ले रहा हूं, सबसे पहले हैमिट ने बेंजोइक एसिड लेकर के ही बताया था, लेकिन आप और भी ले सकते हैं। बट इतना ध्यान रखिएगा कि हैमिट रिलेशनशिप के हिसाब से जो सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट आप बताओगे वो आप बेंजीन रिंग के साथ जुड़े हुए मैकेनिज्म के साथ ही बताओगे। अगर बेंजीन रिंग नहीं इन्वॉल्व होगी रिएक्शन में, तब हैमिट इक्वेशन को अप्लाई नहीं किया जाता। ठीक, बस इतनी सी बात है छोटी सी। देखिए आपके लिए मैं ऑन कर रहा हूं, यहां पर थोड़ा अलग तरीके से दिया है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हैमिट प्लॉट एक्चुअली क्या है, कि क्या हैमिट प्लॉट का क्या लेना देना होता है, क्या मतलब होता है हैमिट प्लॉट एक्चुअली। हैमिट प्लॉट क्या होता है, बेसिकली हैमिट प्लॉट क्या होता है, थोड़ा देखिएगा। हैमिट प्लॉट करने के लिए आपके पास ये एक्सिस है, बेसिकली इसमें थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे से बताया नहीं एक्चुअली, इसको इस तरह से नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें ये बड़ा कंफ्यूजिंग एक्चुअली है, इसमें ढंग से समझाया नहीं हुआ है, बट कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी अभी नहीं लेंगे, हमको जो समझाना है आपको वो लेता हूँ। देखिए ऐसे ऐसे बनाया जाता है बेसिकली, बट ठीक है, ये भी इतना अच्छा नहीं मेरे हिसाब से लग रहा है मुझे, बट ठीक है, मुझे ये समझाने में दिक्कत नहीं होगी। मैं ना इसको ऐसे बताना नहीं चाहता एक्चुअली,
इसको मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू बताना चाहता हूँ, बट इसमें इतना अच्छा ग्राफ बनाया नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको देख लीजिए, मैं थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ आपको बनाना कैसे है। आपको हैमेट रिएक्शन में, हैमेट में एक तो सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से, सब्स्टिट्यूएंट जो आपका कांस्टेंट आया है उसको आपको लेना है, और एक लेना है आपको टिपिकल रिएक्शन को। पहले मैं एक आपको यहाँ बता ही देता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट रुकिएगा। ये ऐसे बनाया तो हुआ है, लेकिन ये इसमें लैंग्वेज के हिसाब से मुझे ठीक नहीं लगता ये, तो मैं आपको अपने हिसाब से बता देता हूँ। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक, मतलब मिटा रहा हूँ, उसको हटा रहा हूँ, मैं समझाता हूँ अपने हिसाब से इसको, क्योंकि इसमें इतना अच्छा दिया नहीं है, कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है ये, मतलब मैं बताऊंगा आपको, फिर उसके बाद आप करेंगे इसको। आप मतलब इसमें से आप केवल एग्जांपल देखेंगे बस, इसको इसमें इसका थ्योरी भी, इसका क्लेडन में हर एक चीज बहुत अच्छी लिखी हुई है, लेकिन इस चैप्टर में जो लैंग्वेज है वो बहुत टिपिकल है, आसान नहीं है, तो उसको आप पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगी आपको। तो इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि जैसा मैं आपको बता रहा हूं वैसा देखिए। सी, तो यहां पर आपको करना क्या है, उन्होंने किया क्या कि जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास अभी ये रिएक्शन था, थोड़ा समझिएगा, मैं बड़ी खास बात बता रहा हूं आपको, और इस पे हमारा क्या हुआ था, बेंजोइड बना था। क्या बना था, बेंजोइड बना था, और साथ में भाई वाटर में से प्रोटॉन मिल गया था, ये बन गया था। इसमें हम H लगा लेते हैं, और एक हमने मान लीजिए इससे मिलता जुलता कोई रिएक्शन ले लिया, COOET। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। इस पे हमने क्या किया, मान लीजिए कोई रिएक्शन करा रहे हैं हम, सपोज कीजिए कि हम बेस हाइड्रोलिसिस ही करा रहे हैं भाई, ठीक, तो इसका हमने क्या किया, अटैक कराया, और अटैक करा के पहले जो है उसमें हमने एक स्लो प्रोसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू, रिवर्सिबल क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है, मतलब RDS होता है, तो इसको रिवर्सिबल ऐसे कर लीजिएगा, और यहाँ पे आप ये CO माइनस बना लीजिएगा, OET और OH, और फिर क्या करिएगा, इसको यहाँ पर OET निकाल दीजिएगा, क्या बन जाएगा आपका, COOH बन जाएगा प्लस ETO माइनस, और फिर इसके बीच में एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि फास्ट रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन क्या बन जाएगा, मेरी बात सुनिएगा, बड़ी जबरदस्त बात है, O माइनस एंड प्लस ETOH। ये आपका मान लीजिए स्टैंडर्ड रिएक्शन है, ऐसा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड रिएक्शन है, और ये है आपका जिसके बारे में आपको स्टडी करना है, यानी कि इसके क्या है, ये आपका रिएक्शन, इसको कह सकते हैं जिसका स्टडी करना है रिएक्शन का आपको, या रिएक्शन टू बी इन्वेस्टिगेटेड कह सकते हैं, या इन्वेस्टिगेटेड रिएक्शन, या रिएक्शन टू बी इन्वेस्टिगेटेड, जैसे लैंग्वेज इस्तेमाल की है आपको क्लेडन में, रिएक्शन टू बी इन्वेस्टिगेटेड, जिसके बारे में आपको रिएक्शन को इन्वेस्टिगेट करना है, रिएक्शन टू बी इन्वेस्टिगेटेड। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, टू बी इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेटेड। तो हमने क्या किया, हमने आपको यहां पर इस H को हटा के पैरा पे बहुत सारे तरीके के सब्स्टिट्यूएंट मान लीजिए लगा दिए, कभी मान लीजिए हमने OMe लगा दिया, कभी OH लगा दिया, कभी जो है हमने जो है NO2 लगा दिया, कभी हमने Cl लगा दिया, कभी हमने Br लगा दिया, कभी हमने I लगा दिया, हमने अलग अलग तरीके के सब्स्टिट्यूएंट लगा के इस बेंजोइक एसिड के आयनाइजेशन के थ्रू जो सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट है, जिसको हमने कहा कि सिग्मा कांस्टेंट है, उसको हमने निकाल रखा है। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ये हमें पता होती है, ये स्टैंडर्ड है, इसको निकाल के रखा है। अब क्या करते हैं कि आप ध्यान से देखिए, तो इसमें भी वैसा ही रिएक्शन हो रहा है, यहां पर भी C डबल बॉन्ड O था, यहां पर भी बेंजीन रिंग के बगल में C डबल बॉन्ड O है,
लेकिन यहाँ पर इस सी डबल बॉन्ड पर रिएक्शन वैसा नहीं हो रहा है जैसा यहाँ पर हो रहा था। ये तो एक सिंपल प्रोटॉन का रिमूवल था, लेकिन यहाँ क्या किया जा रहा है, यहाँ OH माइनस का यहाँ पर अटैक किया जा रहा है और O माइनस बन रहा है, और उसके बाद OET का रिमूवल हो जा रहा है, और उसके बाद बेंजोइक एसिड बन जा रहा है, फिर उसके बाद उसका आयनाइजेशन होकर के देखिए बेंजोइट बन जा रहा है। आप ध्यान से इस बात को गौर कीजिए बेटा। तो यहाँ पर जो इस सी डबल बॉन्ड O का बेंजीन के साथ इन्वॉल्वमेंट है वो डायरेक्टली जैसे यहां पर था वैसे ही यहां पर है। यानी कहने का मतलब कि जैसा सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट इसके लिए लग रहा था वैसा ही सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट इसके लिए लगेगा या नहीं लगेगा, इसको कंपेयर करके जब स्टडी करते हैं तो उसको हम हैमेट इक्वेशन बोलते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या कि एक ऐसा इक्वेशन है, एक ऐसा स्टैंडर्ड, एक ऐसा रिएक्शन है जो स्टैंडर्ड है, जिससे हमें जिस रिएक्शन की मैकेनिज्म स्टडी करनी है उसको कंपेयर करना है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये तो स्टैंडर्ड रिएक्शन है। मतलब क्या कि यहाँ बेंजोइक एसिड के आयनाइजेशन के थ्रू हमने अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट लगा करके सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट निकाल रखा है, ठीक। और एक है जिस रिएक्शन के बारे में हमें मैकेनिज्म को स्टडी करना है, और उसमें हमने क्या रखा है, हमको देखिए जब इसको कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि जब इसके रिएक्शन को हम इसके साथ कंपेयर करें और बेंजीन रिंग के साथ सब्स्टिट्यूएंट का वही इफेक्ट हो जैसे बेंजोइक एसिड के साथ हो रहा है, तब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे बेंजोइक एसिड के साथ हमने सब्स्टिट्यूशन लगा करके बेंजोइक एसिड की एसिडिटी को कंपेयर करके सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट निकाला था, और ये पता लगाया था कि जब विड्रॉइंग ग्रुप लेते हैं तो एसिडिटी बढ़ जाती है, और जब डोनेटिंग लेते हैं और एसिडिटी घट जाती है। या कह सकते हैं कि जब हम डोनेटिंग लेते हैं तो सिग्मा की वैल्यू जो होती है, जो सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है, वो माइनस में होती है, और जब विड्रॉइंग लेते हैं तो प्लस में होती है। तो उस चीज को थोड़ा सा इसके साथ कंपेयर करना होगा, तो आपको जो है पता चल जाएगा कि हमें क्या जो है वो क्या जो है हमें जो सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट है वो अप्लाई करना है। थोड़ा देखिए मैं इसको बता रहा हूं। ये हमारा रिएक्शन टू बी इन्वेस्टिगेटेड है और ये स्टैंडर्ड रिएक्शन है। मिटा रहा हूं उसको मैं, ध्यान से देखिएगा। हमको जिस रिएक्शन से इन्वेस्टिगेशन करना है उसी रिएक्शन के बारे में समझना है, ठीक। अब उसके लिए हमें क्या समझना है, थोड़ा देखिए। हमारे पास एक ग्राफ है, बेसिकली ग्राफ क्या करना है देखिए, यहाँ पर इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। इसमें यहाँ बीच में हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ बीच में H है, H के लिए सिग्मा वैल्यू क्या होगी भाई, H के लिए सिग्मा वैल्यू 0 आएगी। ये सिग्मा वैल्यू है, बेसिकली ये सिग्मा वैल्यू है, सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ वैल्यू क्या होगी 0। ये जो इस एक्सिस पे है इस पे हम रिएक्शन की स्टडी करेंगे, जो रिएक्शन हमें स्टडी करना है। तो यहाँ पर हम लेंगे log और kx अपॉन kh, जो भी हमारा है k सब्स्टिट्यूएंट अपॉन kh, ये है हमारा। ये जिस रिएक्शन को स्टडी करना है, आप यहाँ कह सकते हैं जिस रिएक्शन की स्टडी करना है, रिएक्शन टू बी इन्वेस्टिगेटेड। ध्यान समझिए, बड़ी खास बात है ये, रिएक्शन टू बी इन्वेस्टिगेटेड। जिस रिएक्शन को हमें स्टडी करना है उसको हमने इस वर्टिकल लाइन पे रखा है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने क्या रखा है, जो बेंजोइक एसिड से अभी सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट हमने निकाला था उसको रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा 0 कब आएगा भाई, तुमको पता है भाई सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है log ऑफ k सब्स्टिट्यूएंट बटे kh, यही होता है। अब तुम बताओ, जब तुम सब्स्टिट्यूएंट को लोगे ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और log 1 कितना होता है 0। इसका मतलब सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये पता है कि नहीं पता तुम्हें, ये तुम्हें पता होगा, ये फिजिकल केमिस्ट्री की चीज है, बिल्कुल आसान सी चीज है कि जब तुम सब्स्टिट्यूएंट नहीं लोगे तो ये भी KH हो जाएगा, और अगर ये KH हो जाएगा तो KH अपॉन KH क्या हो गया, कट गया, 1 आ गया, और log 1 क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी। तो अगर कोई तुम सब्स्टिट्यूएंट नहीं लोगे तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो H होगा वो 0 होगा। उसके बाद इधर की तरफ क्या होगा, +1 होगा, इधर की तरफ क्या होगा +2 होगा, फिर क्या होगा +3 होगा, फिर क्या होगा +4 होगा, फिर क्या होगा +5 होगा, और इधर की तरफ साइड में -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। तो यानी कहने का मतलब कि जो स्टैंडर्ड सिग्मा वैल्यू है वो बेंजोइक एसिड की है, और बेंजोइक एसिड पर जो विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो इधर की तरफ है। जब सिग्मा क्या है, सिग्मा वैल्यू जो है, जब सिग्मा की वैल्यू जब 1 से 0 से बड़ी है,
सिग्मा की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, यानी सिग्मा की वैल्यू पॉजिटिव है, सिग्मा की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और इधर की तरफ देखा जाए 0 से, तो यहां सिग्मा की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। ये विड्रॉइंग, ये क्या है हमारा, डोनेटिंग के लिए है। ये किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए है। जब आप इसको प्लॉट करते हो, जब आप इसको प्लॉट करते हो, तब आपको इस तरीके से क्या मिलता है, ग्राफ मिलता है। विड्रॉइंग और डोनेटिंग दोनों के लिए थोड़ा देखिए। विड्रॉइंग के लिए आपको ऐसा मिलता है, विड्रॉइंग से अगर डोनेटिंग की तरफ जाते हो तो ऐसा मिलता है आपको, और अगर डोनेटिंग से विड्रॉइंग की तरफ जाते हो तो आपको ऐसा मिलता है। इस तरीके का ग्राफ मिलता है आपको। मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, ये क्या इंडिकेट कर रहा है और ये क्या इंडिकेट कर रहा है। अगर मैं, एक मिनट रुकिए पहले भाई, ध्यान से मुझे बताइए आप लोग, क्या आपको मेरी बात सही से सुनाई दे रही है जो मैंने अभी बताया? यस सर। वीडियो दिखाई नहीं दे रही है। वीडियो नहीं दिखा सर। वीडियो नहीं दिख रही है? चिपक जा रहा है। वीडियो दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। दिख रही है ना? चिपक रहा है सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? क्लियरली, यस सर, क्लियरली दिख रहे हैं। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो मैं ये बोल रहा, ये बात समझ में आई मेरी जो मैंने बोला? मतलब अगर इनको, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, अगर उसको हम स्टैंडर्ड रिएक्शन के सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट के साथ कंपेयर करें, तो ये बात पक्की है कि जैसे जैसे हम इसके सिग्मा वैल्यू को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे इसके सिग्मा वैल्यू के साथ प्लॉट करेंगे तो लीनियर रिलेशनशिप मिलेगी ना भाई। लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है कि जैसे जैसे तुम इसकी सिग्मा वैल्यू बढ़ाओगे, वैसे वैसे इसकी सिग्मा वैल्यू भी बढ़ेगी भाई, इसकी सिग्मा वैल्यू भी तो बढ़ेगी। सबके समझ में आई मेरी बात? बताइए मुझे। यस सर। भाई देखो, बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं कि जो मैथ के नहीं है, बहुत सारे ऐसे होंगे मैथ के होंगे भाई, सबको फिजिकल केमिस्ट्री आती है, मुझे पता है, इतना तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो लीनियर रिलेशनशिप क्या है कि हमने जिस रिएक्शन को स्टडी करना है, उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट का क्या कांस्टेंट होता है, उसको हमको स्टैंडर्ड सिग्मा कांस्टेंट के साथ कंपेयर करना है। और जब स्टैंडर्ड सिग्मा कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो हम ये मानते हैं कि जैसे जैसे सिग्मा वैल्यू यहां बढ़ रही है, वैसे वैसे इसका रेट बढ़ेगा अगर विड्रॉइंग है तो, और डोनेटिंग है तो क्या है, घटेगा। तो जो आप देख रहे हैं यहां पर इसका बढ़ना और इसका घटना, कि आप ये कह सकते हैं कि इसका जो लॉग के सब्स्टिट्यूएंट अपॉन KH है, वो इसके साथ, इसके सिग्मा के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलशिप है। इसको ऐसे कह सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। तो यानी कहने का मतलब हमें क्या मिला कि लॉग के सब्स्टिट्यूएंट, तो बड़ा लिखना थोड़ा सा, के सब्स्टिट्यूएंट बटे KH। ये किसकी बात कर रहा हूं बेटा? ये बात कर रहा हूं मैं जिसकी स्टडी कर रहा हूं मैं, रिएक्शन की, मतलब जो रिएक्शन स्टडी कर रहा हूं, रिएक्शन टू बी स्टडीड, रिएक्शन टू बी स्टडीड। बड़ी खास बात है, थोड़ा देखिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। रिएक्शन टू बी स्टडीड is directly proportional to what? Sigma value is directly proportional to sigma value। और जो ये सिग्मा वैल्यू आपको दिख रही है, ये सिग्मा वैल्यू जो आपको दिख रही है, ये सिग्मा वैल्यू किसके लिए है बाबू? ये सिग्मा वैल्यू है स्टैंडर्ड रिएक्शन के लिए। ये किसके लिए है? स्टैंडर्ड रिएक्शन के लिए। जैसे हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, बेंजोइक एसिड ले रहे हैं, यहाँ बेंजोइक एसिड ले रहे हैं। स्टैंडर्ड क्या ले रहे हैं? बेंजोइक एसिड ले रहे हैं, बेंजोइक एसिड। स्टैंडर्ड रिएक्शन लिखिएगा। परफेक्ट। अब हमारा जब ये, अब देखिए ये लीनियर रिलेशनशिप का मतलब समझिए। जब हम कहेंगे कि जब हम सिग्मा वैल्यू नेगेटिव की ले रहे हैं, तो इसका मतलब कि स्लोप नेगेटिव आएगा, इनके दोनों के डायरेक्टली रिलेशनशिप का जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा।
और जब पॉजिटिव ले रहे हैं तो स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब जब मैं इसको हटाता हूं, इसके डायरेक्टली रिलेशनशिप को हटाता हूं, तो लॉग के सब्स्टिट्यूएंट बटे के एच इक्वल क्या हो जाता है, एक इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में इसको रो बोलते हैं, रो और इनटू सिग्मा वैल्यू, रो इनटू सिग्मा वैल्यू। तो आप बताइए कि जब ये क्या होगा, इसकी सिग्मा वैल्यू प्लस में होगी तो रो वैल्यू भी कैसे आएगी, प्लस में आएगी, और जब सिग्मा वैल्यू माइनस में होगी तो रो वैल्यू भी कैसी आएगी, माइनस में आएगी। तो ये एक्चुअली स्लोप है, देखो ये स्लोप है, इधर का स्लोप है और ये स्लोप हमारा ये हो गया, ये स्लोप है। ये स्लोप क्या है, ये रो वैल्यू है, ये क्या है हमारा रो वैल्यू। इसी को रो फैक्टर बोलते हैं या इसी को हैमेट रो फैक्टर बोलते हैं। और इतना ध्यान रखिएगा, हैमेट रो फैक्टर जो होता है वही हमारा रिएक्शन को स्टडी करने के लिए मदद करता है। इसको नोट कर लीजिए, ये रो वैल्यू यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ रो वैल्यू क्या है, निगेटिव है, यहाँ रो वैल्यू क्या है, निगेटिव है। ये चीज है हैमेट का रिलेशनशिप, कि जब भी कभी हम बेंजीन रिंग पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं तो बेंजीन के साथ जो हमारा स्टैंडर्ड रिएक्शन होता है उसके हिसाब से हम सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट निकाल लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, जिस रिएक्शन को इन्वेस्टिगेट करना होता है, जो रिएक्शन को स्टडी करना होता है, वो उसके साथ बिल्कुल एकदम सिमिलर होना चाहिए, और उसको हम क्या करते हैं, उसके लिए सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं विद सिग्मा वैल्यू, और सिग्मा वैल्यू किसकी होती है, स्टैंडर्ड डिविएशन की होती है। तो लीनियर रिलेशनशिप आनी चाहिए कि जैसे इसमें विड्रॉइंग बढ़ाने पे क्या हो रहा है, रेट बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसका भी जो है सब्स्टिट्यूशन, मतलब जैसे जैसे इसका रेट बढ़ेगा वैसे वैसे इसका भी रेट बढ़ेगा, मतलब दोनों के बीच में क्या होगा, एक तरह की सिमिलर बात आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि जिस रिएक्शन को हम इन्वेस्टिगेट करना है, अगर उसका हम जो होता है सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट लें तो वो बढ़ेगा जैसे जैसे स्टैंडर्ड रिएक्शन का सिग्मा कांस्टेंट बढ़ रहा है, ठीक। उसके बाद इसको हम हटा देंगे तो इसके यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, उसको हम रो फैक्टर बोलेंगे। एक्चुअली रो फैक्टर जो है वो एक्चुअली क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और स्लोप से इंडिकेट होता है ग्राफ में। तो आप मुझे बताइए कि रो वैल्यू प्लस क्या इंडिकेट करती है, रो वैल्यू प्लस ये इंडिकेट करती है कि विड्रॉइंग लगाने पर रो की वैल्यू बढ़ रही है, और रो वैल्यू निगेटिव क्या इंडिकेट करती है, रो वैल्यू निगेटिव क्या इंडिकेट करती है कि यूनिट लगाने का रेट कम हो रहा है, बस। तो रो पॉजिटिव और रो निगेटिव क्या इंडिकेट करता है वो यहां से समझना है, बस। बाकी तो अलग अलग रिएक्शंस पे इसको अप्लाई करना है, फिर मैं आपको ओपन करके बताता हूं। मुझे ये बताइए, समझ में आ गई आपको ये बात? यस सर। भाई आप अपने वॉइस को थोड़ा बंद करिए सभी लोग, ये प्लीज। मुझे कंफर्म करिए भाई, समझ में आ गया आपको? यस सर। म्यूट करना पड़ेगा, ठीक है भाई, सबके समझ में आ गया, परफेक्ट, समझ में आ गया सबके, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब रो वैल्यू क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री का बिल्कुल सिंपल सा चीज है ये जो मैंने बताया आपको, ठीक। ये है हैमेट प्लॉट, और आपको ऐसे नहीं मिलेगा आपको इसमें क्लेडन में, इसलिए मैंने आपको ऐसे बताया कि आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे लेना। वाई एक्सिस पे आपको क्या लेना है, एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, कि जिस रिएक्शन को आप स्टडी कर रहे हो उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्लियर, परफेक्ट। तो अब यहां पर हम इसको मिटा रहे हैं। अब हम आपको यहां बताना चाह रहे थे कि यहां हमें कंक्लूजन क्या मिला कि भैया रो की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब क्या, रो की वैल्यू निगेटिव का मतलब क्या। रो की वैल्यू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है, जो हमने बताया वही हमें यहां लेना है। रो की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ऐसा लिखा नहीं हुआ है, मैं आपको बताऊं, इस तरह से आपको दिया नहीं हुआ है क्लेडन में, लेकिन आप लिख लो रो की वैल्यू नेगेटिव का मतलब डोनेटिव, ठीक। रो का मतलब, रो की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब विड्रॉइंग, रो की वैल्यू नेगेटिव का मतलब डोनेटिव, ठीक। अब रेट बढ़ेगा कि रेट घटेगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो सब हम आपको बताते हैं। तो ये अभी आप चीज नोट कर लो, रो के बारे में जान लो कि हैमेट रो फैक्टर का मतलब क्या होता है,
और सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट का क्या मतलब होता है। बस अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं क्या हमारे जो होता है क्लेडन का वो चैप्टर जिसमें से है, लेकिन आपको लैंग्वेज यही फॉलो करनी जो मैंने बताया। ओके परफेक्ट। अब हो सकता है रो की वैल्यू बहुत ज्यादा हो पॉजिटिव में, रो की वैल्यू पॉजिटिव में बहुत कम हो, समझ रहे मेरी बात को ना। अच्छा, रो की वैल्यू अगर मैं जो होता है वो अगर रो की वैल्यू मैं देखूं किसके लिए, अगर रो की वैल्यू मैं देखूं जो होता है वो मतलब स्टैंडर्ड रो की वैल्यू देखूं जहां पर अनसब्स्टिट्यूटेड लूंगा तो वो 1 होगी। रो की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। देखिए मैं बताता हूं, दिखाता हूं। ये हमारा है, ये नोट कर लीजिएगा। रो की वैल्यू पॉजिटिव मतलब ड्राइंग, रो का वैल्यू नेगेटिव मतलब नॉन नेगेटिव। ग्राफ ऐसे ही लेना जैसे मैंने बताया कि इसमें ग्राफ अलग तरीके से दिया हुआ है, बट ये हमको फॉलो नहीं करना। थोड़ा देखिए, हम यहाँ पर कुछ समझाते हैं आपको। सिग्मा आ गया, थोड़ा देखिए यहाँ पर देखिए। अब पहली बात तो समझ लीजिए एक बात कि हमने यहाँ पर पैरा सब्स्टिट्यूटेड ही क्यों लिया, मेटा और आर्थो क्यों नहीं लिया। तो पहली बात तो देखिए आर्थो हमें लेना नहीं है। हैमेट रिलेशनशिप क्या होती है, एक लीनियर हैमेट रिलेशनशिप क्या है, हैमेट रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन, लीनियर प्लॉट कह सकते हैं। रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन लीनियर प्लॉट। आप कह सकते हैं लीनियर प्लॉट पर बेस्ड है, मतलब कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पर बेस्ड है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी पर बेस्ड है, लीनियर प्लॉट है। और आपको मैं बता दूं लीनियर प्लॉट का मतलब एक लीनियर लाइन पर आना चाहिए रिलेशनशिप पूरा। तो ऐसा सिर्फ आपको आर्थो ऐसा सिर्फ पैरा और मेटा सब्स्टिट्यूएंट के साथ ही मिलता है, आर्थो के साथ नहीं मिलता है, इसलिए हम आर्थो को फॉलो नहीं करते। इसको लिख लीजिए, एक्सपेरिमेंटली it is fulfilled only with what, only with meta and para substituent, केवल मेटा और पैरा सब्स्टिट्यूएंट के लिए लागू होता है लीनियर रिलेशनशिप, नॉट विद आर्थो के साथ नहीं लागू होता है। नॉट विद आर्थो के साथ स्कैटर्ड रिलेशनशिप मिलती है जब हम प्लॉट करते हैं, इसीलिए हैमिट इक्वेशन को हम पैरा और मेटा सब्स्टिट्यूएंट के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, आर्थो सब्स्टिट्यूएंट के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट अगर देखना है तो सिर्फ पैरा पर और आर्थो पर ही आपको समझ में आएगा। पैरा और आर्थो पर जो सब्स्टिट्यूएंट है उसी के हिसाब से अगर कोई रिएक्शन मैकेनिज्म है तभी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, आर्थो पर नहीं कर सकते। तो ये एक चीज नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको प्लॉट दिखा देता हूँ। एक्चुअली वो प्लॉट ऐसा आता है, एक्चुअली अगर आप प्लॉट करते हैं तो ऐसा प्लॉट मिलता है। तो देखिए ये प्लॉट देख लीजिए आप, ये ऐसा प्लॉट मिलता है आपको जब आप प्लॉट करते हो। जैसे प्लॉट यहाँ ठीक से दिखा नहीं है, बात इसका प्लॉट थोड़ा अलग तरीके से बनाया हुआ है। मेरा जो मैंने आपको प्लॉट बताया था वैसे ही करना है आपको। इसको बस आप देख लीजिए, बस खाली देखिए। जब कभी आर्थो लेते हैं ना तो आपको जो ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है, ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला है पैरा के लिए, और ये जो ऊपर दिख रहा है आपको ये मेटा वाला है, और जो इधर नीचे दिख रहा है आपको ये आपका जो है आर्थो वाला है। तो मेटा वाला और आर्थो वाला इतना अच्छा नहीं अप्लाई होता जितना अच्छा पैरा वाला अप्लाई होता है। तो आपको ज्यादातर जो अप्लाई करना है ये हैमिट इक्वेशन, वो लीनियर रिलेशनशिप के बेस पर सिर्फ किसके लिए अप्लाई करना है, पैरा वाले के लिए। आप मेटा वाले के लिए भी कुछ हद तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आर्थो वाले के लिए आपको बिल्कुल अप्लाई नहीं करना। आर्थो सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होता है इसके लिए आपको हैमिट इक्वेशन नहीं इस्तेमाल करना, नहीं यूज करना, सिर्फ और सिर्फ पैरा के लिए इस्तेमाल करना है। समझ में आ गई बात? तो जब आप इसको पैरा और आर्थो को रिमूव कर देते हैं ना, पैरा और आर्थो और मेटा को, तो देखिए आपको ऐसा कुछ ग्राफ मिलता है। ये ऐसा इस तरीके का कुछ ग्राफ मिलता है आपको, लगभग लीनियर मिल जाता है। ये लीनियर प्लॉट देखिए। एक्चुअली इसमें प्लॉट अलग अलग के बीच में किया हुआ है, बट ठीक है। ये जो मैंने पीके लिखा हुआ है ना, एक्चुअली यही सिग्मा कांस्टेंट है। इसी को सिग्मा कांस्टेंट के हिसाब से मैंने आपको जो समझाया आप मेरे हिसाब से लीजिएगा। प्लॉट बनाने का तरीका सिग्मा रखिएगा यहाँ पे, इधर प्लस वाली वैल्यू, इधर माइनस वाली वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया है। इस तरह से मत करिएगा, लेकिन मतलब कहने का यही है कि आपको जब पैरा लेते हैं तभी आपको लीनियर प्लॉट मिलता है, इसीलिए हैमिट इक्वेशन को पैरा के लिए ही अप्लाई किया जाता है। पैरा सब्स्टिट्यूएंट के इफेक्ट को ही दिखाने के लिए अप्लाई किया जाता है। मेटा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आप, लेकिन मेटा और आर्थो के लिए उतना अप्लाई नहीं किया जाता जितना पैरा के लिए किया जाता है। आर्थो के लिए तो किया ही नहीं जाता। मुझे कंफर्म बताइए, समझ में आ गई मेरी बात? फिर मैं आपको
इसके कुछ चीजें होती हैं जो नोट करवाने के लिए मैं बोलता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ आपको। सर। ठीक है, हैमेट सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, थोड़ा देखिएगा, ये मैं समझाता हूँ थोड़ा आपको, हल्का सा कहीं मैं जूम कर दूं इसको जूम कर देता हूँ मैं। इसका सवाल पक्का आता है, इसलिए थोड़ा बात को ध्यान से देखिएगा, मैं जोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। काम की सारी चीज हम देखेंगे। ये है भाई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इसको सब्स्टिट्यूएंट को एक्स माना हुआ है, बेसिकली क्या माना हुआ है, एक्स। NH2 लिया हुआ है, OMe लिया हुआ है, CH3 लिया हुआ है, ये देखो H। देखो यहाँ पर दोनों बराबर है, यहाँ तो कोई इफेक्ट ही नहीं लग रहा है, तो बराबर ही है, इसका तो कोई लेन देना ही नहीं है। यहाँ तो पीके वैल्यू दिया हुआ है, बेसिकली क्या दिया हुआ है, पीके वैल्यू दिया हुआ है। एक्चुअली जहां पीके लिखा हुआ है ना, यही सिग्मा कांस्टेंट है। ये क्या है, सिग्मा कांस्टेंट है। सिग्मा कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो यहीं से आपको, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली सिग्मा कांस्टेंट की एक्चुअल वैल्यू नहीं दी गई है। सिग्मा कांस्टेंट की एक्चुअल वैल्यू नीचे दी गई है, रुक जाइए। ये सिग्मा ये सिग्मा वैल्यू चाहिए मुझे सिग्मा दिखाना है। हाँ ये सिग्मा, वो तो पीके था, ये है सिग्मा। आप इसको चाहे तो समझिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ सिग्मा वैल्यू माइनस में क्या है, सिग्मा वैल्यू प्लस में क्या है, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। सबके सही से दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ सही से सारी वैल्यू NO2 तक दिख रही है, सारी वैल्यू ना, हाँ NO2 तक दिख रही है, ठीक परफेक्ट। देखिए ये सिग्मा पी है, सिग्मा पी का मतलब पैरा सब्स्टिट्यूएंट, सिग्मा एम का मतलब बीटा सब्स्टिट्यूएंट, और फिर कुछ कमेंट है तो कमेंट लिखा हुआ है, एक्स का मतलब सब्स्टिट्यूएंट, एक्स का मतलब सब्स्टिट्यूएंट। अब थोड़ा देखिए, जब हमारा NH2 है तो NH2 का इफेक्ट कैसा होता है, NH2 का इफेक्ट होता है स्ट्रॉन्ग प्लस आर। NH2 कैसा ग्रुप होता है, स्ट्रॉन्ग प्लस आर वीक माइनस आई, यही तो होता है। क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसका मतलब नाइट्रोजन के साथ कैसा इफेक्ट है, वीक माइनस आई। और चूंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो लोन पेयर को आसानी से वो क्या कर सकता है, कंजुगेशन में इन्वॉल्व कर सकता है। इसका मतलब NH2 एक स्ट्रॉन्ग प्लस आर ग्रुप है लेकिन वीक माइनस आई है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो डोनेशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। देखो तो इसकी देखो सिग्मा वैल्यू बहुत ज्यादा माइनस में है, इसकी सिग्मा वैल्यू बहुत ज्यादा माइनस में है। जहां तक डोनेटिंग है वहां देखिए सिग्मा वैल्यू माइनस में होगी, तो यहाँ देखिए सिग्मा वैल्यू क्या है, माइनस में है। आपको भी पता है मेटा पर क्या होता है, कोई रेजोनेंस नहीं लगता है, मेटा सब्स्टिट्यूएंट पे कोई भी रेजोनेंस नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर जो मेटा पर है सब्स्टिट्यूएंट वैल्यू वो 0 है। थोड़ा देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये थोड़ा दिखाया गया है, थोड़ा देखिए ध्यान से, ये दिखाया गया है। जब इसको आप आर्थो पे मेटा पैरा पर ले रहे हैं तो देखिए सब्स्टिट्यूशन इसका कंजुगेशन है इसके साथ, लेकिन जब मेटा पर ले रहे हैं तो देखिए इसका कोई कंजुगेशन नहीं बन रहा है। और आपको पता है NH2 एक वीक माइनस आई ग्रुप है, तो मेटा पर रेजोनेंस तो शो करेगा नहीं, सिर्फ क्या शो करेगा, माइनस आई। इसका मतलब क्या है, माइनस आई वीक है, इसलिए इसका जो सिग्मा कांस्टेंट है वो वैल्यू क्या है, 0 है। आपको NH2 के लिए ये बात समझ में आई जो मैंने बताया, NH2 के इलेक्ट्रॉन डोनेशन से आप ये कह सकते हैं ये स्टैंडर्ड सिग्मा वैल्यू है। ये क्या है, स्टैंडर्ड सिग्मा वैल्यू। अब देखो OCH3 आया तो चूंकि OCH3 का प्लस आर इफेक्ट तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो माइनस आई डोमिनेट करता है, यानी इसका माइनस आई डोमिनेट कर रहा है और प्लस आर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाओगे तो लोन पेयर को अच्छे से नहीं दे पाएगा, और अगर अच्छे से नहीं दे पाएगा तो इसका मतलब रेजोनेंस कम हो रहा है और आई इफेक्ट बढ़ रहा है। यही कारण है कि आप ये कहते हो कि NH2 एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। जब कहीं पर भी NH2 होता है तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप आप बोलते हो। तो आप ऐसा कहो कि जब मैंने OMe लिया है तो वहां पर देखो इसका जो सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट है वो माइनस में है, तो लेकिन इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है। क्यों कम हो गई है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर इसका माइनस आई इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा प्लस आर इफेक्ट को कम कर रहा है, ठीक, लेकिन फिर भी रेजोनेंस डोमिनेटेड है। और देखो यहाँ पर इसका माइनस आई इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट बढ़ गया इसलिए यहाँ पर सिग्मा एम में भी क्या आ रहा है, वैल्यू आ रही है, लेकिन सिग्मा एम में माइनस आई आ रहा है। देखो ध्यान से देखो, गजब की बात है। यहां से क्या समझ में आ रहा है कि जब मेटा पर सब्स्टिट्यूएंट लोगे तो वो स्टेबलाइज करेगा और पैरा पे लोगे तो डिस्टेबलाइज करेगा। क्या ये बात समझ में सबकी आई, सबके ये बात समझ में आई कि मेटा पर इसकी सिग्मा वैल्यू है वो क्यों प्लस में आ रही है, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ रेजोनेंस नहीं लग रहा है, और रेजोनेंस नहीं लग रहा है तो माइनस आई में क्या होता है आपको पता है, विड्रॉइंग क्या करेगा, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, इसका मतलब उसका जो सिग्मा वैल्यू है वो प्लस में आएगा। बताओ सब लोग, मुझे कंफर्म करो मेरी बात समझ में आई। ओम बेस बेटा, यस सर। जी सर, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ओम बेस बेटा समझ में आई आपको बात, ठीक है, बढ़िया समझ में आ गई, बहुत बढ़िया।
तो ये चीज लिखते जाओ, जो मैं बता रहा हूं ये चीज लिखते जाओ कि यहां पर माइनस प्लस आर बहुत ज्यादा मजबूत है, हाईली स्ट्रॉन्ग प्लस आर है, और वीक माइनस आई है। और यहां पर यहां तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, क्योंकि प्लस रेजोनेंस लग नहीं रहा है और माइनस आई बहुत पुअर है, इसलिए जीरो है इसकी वैल्यू। यहां पर क्या है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई है और माइनस आर प्लस आर भी इसका है, लेकिन प्लस आर उतना मजबूत नहीं है, लेकिन आर चूंकि डोमिनेट करता है इसलिए इसकी रेजोनेंस के हिसाब से इसको डोनेटिंग मानेंगे, लेकिन फिर भी कम हो गई इसकी वैल्यू कुछ, क्योंकि आई जो है वो थोड़ा यहाँ मजबूत है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है। यहां पर जो आप देख रहे हैं 0.11, ये 0.11 इंडिकेट कर रहा है कि मेटा पर आपका सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सिर्फ क्या है, माइनस आई शो कर रहा है, रेजोनेंस नहीं लगा रहा। यहाँ देखो, अब है CS3 की बात। CS3 में आपको पता है, अगर मैं CS3 ले लूं, आपको भी पता है, अगर मैं CS3 ले लूं कहां पर, पैरा पर, तो वहां हाइपर कंजुगेशन लगेगा और प्लस आई लगेगा वीक। ये देखो ध्यान से, मैं लगा के दिखा रहा हूं। अगर तुम पैरा पर क्या ले लो, CS3 ले लो, पैरा पर CS3 ले लो, तो तुम्हें क्या पता है, तुम्हें ये पता है कि पैरा पर CS3 क्या होगा, क्योंकि इससे दूर है तो वीक माइनस आई होगा, वीक प्लस आई होगा, मतलब आई प्लस आई नेचर तो क्या होगा, वीक होगा, यानी वीक प्लस आई, डिस्टेंस में ज्यादा है तो वीक प्लस आई। और हाइपर कंजुगेशन है इसके साथ, देखो हाइपर कंजुगेशन है इसके साथ, यानी कि इसका प्लस एच है, तो इसका मतलब, और आपको पता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या होता है, डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट पे, तो इसका मतलब कुल मिलाकर डोनेट कर रहा है, और हाइपर कंजुगेशन से डोनेट कर रहा है, इसलिए इसका भी वैल्यू माइनस में है, लेकिन क्या है, थोड़ा कम हो गई है, OMe से थोड़ा कम हो गई है। इसका मतलब जैसे जैसे तुम NH2 से नीचे आ रहे हो, तुम्हारा जो डोनेटिंग पावर है वो कम हो रहा है। और मेटा पर भी ये प्लस आई शो कर रहा है, इसलिए इसका मेटा पर भी क्या वैल्यू है, माइनस में है, लेकिन कम है, देखो बहुत कम हो गया है, -0.006, -0.006। और जब हाइड्रोजन की वैल्यू है तो देखो जीरो है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जीरो वैल्यू होती है हाइड्रोजन की, जो मैंने आपको जीरो दिखाया था ना, सिग्मा जीरो, वही सिग्मा यहाँ जीरो होता है, देखो ये जीरो, ये नोट कर लो बात को। जब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ना हो तो ये जीरो होता है। और फिर देखो फ्लोरीन लगा रहे हैं तो माइनस आई हो जाता है, तो देखो बढ़ रहा है, प्लस में आ गया। आई में देखो क्या होता है, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, इसका जो होता है, आई जो होता है यहाँ लगाया है, तो देखो 0.23 हो गया, 0.35 हो गया। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है ना, फ्लोरीन जो होता है वो अपना रेजोनेंस भी शो करता है, मेरी बात सुनो ध्यान से। एक्चुअली फ्लोरीन क्या होता है, अपना रेजोनेंस भी शो करता है, इसलिए इसके रेजोनेंस की वजह से इसका इंडक्टिव इफेक्ट कुछ कम होता है, तो इसी वजह से फ्लोरीन के का जो वैल्यू होता है, स्टेबलाइजिंग वैल्यू, वो कम होती है, और आई के अंदर थोड़ा ज्यादा होती है। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि आई में क्या है, माइनस आई इफेक्ट तो कम है, लेकिन क्या है, मतलब इसका जो है हमारा रेजोनेंस कमजोर है, मतलब क्या, इसका रेजोनेंस कमजोर है, इसलिए जो है एफ के कंपैरिजन में इसका वैल्यू ज्यादा है। बाकी देखो ClBr का वैल्यू लगभग बराबर बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे जैसे तुमने यहाँ माइनस आर रूट लगा दिया, देखो माइनस आर है तो वैल्यू बढ़ गई, अब COCH3 है तो और बढ़ गई, CN है तो और बढ़ गई, NO2 है तो और बढ़ गई। इसमें लास्ट में NMe3 भी होता है, वो लिख लो, यहाँ पर दिया नहीं है, लास्ट में एक और लिख लो NMe3 प्लस, यहाँ पर है नहीं, इस बुक में दिया नहीं गया है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लो। लास्ट में क्या करना, NMe3 प्लस लिख लेना, ये सबसे स्ट्रांग होता है। इसका सिग्मा P वैल्यू लिख लेना 0.99, प्लस में 0.99, और सिग्मा M वैल्यू जो होता है इसका सिग्मा M वैल्यू भी बहुत ज्यादा ही होता है, तो पॉइंट इसका 98 होता है या 99, नोट कर लो भाई। सबसे स्ट्रांग विड्रॉइंग ग्रुप है ये, सबसे स्ट्रांग विड्रॉइंग ग्रुप है N पे प्लस लगाने का। तो ये है स्ट्रांग डोनेटिंग ग्रुप, उसके बाद हाइड्रोजन बीच में, और ये फिर सारे क्या है, ये FiClBr, ये सब क्या है, मॉडरेट विड्रॉइंग ग्रुप है, और बाकी CO2, CH3, COCH3, CN, ये सब क्या है, ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है। जैसे तुम यहां पर देखो COO OCH3 है, और एक है COMe, एक CHO है। अब आपसे कोई पूछे कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो विड्रॉइंग है, तो देखो यहाँ पर क्या है, इसके अंदर प्लस आर नेचर है, देखो दे रहा है, तो देगा तो इसका विड्रॉइंग नेचर कम कर देगा, तो इसीलिए इसका क्या है, देखो इसका जो सिग्मा वैल्यू है वो कम है, और इसका सिग्मा वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं लग रहा। इसका मतलब अगर तुम्हें COCH3, COMe और CHO में कंपैरिजन बोले, तो तुम कहोगे सबसे स्ट्रॉन्ग जो विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो CHO होता है, फिर उसके बाद COMe होता है, और उसके बाद COCH3। और ये तुमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी कभी सिग्मा की वैल्यू माइनस में होगी, इसका मतलब विड्रॉइंग, प्लस में होगी मतलब डोनेटिंग, जितना ज्यादा प्लस में होगी उतना ज्यादा विड्रॉइंग, जितना ज्यादा माइनस में होगी उतना ज्यादा डोनेटिंग। बताओ मुझे समझ में आ गई बात, फिर मैं आगे बढ़ू।
यस सर। अच्छा कौन सी सर वैल्यू, क्वार्टरनरी अमोनियम की वैल्यू बोल रहे हो अभिनव? ये पॉइंट ये यस हाँ 0.98 है पैरा पर और 0.99 है मेटा पर। अगर मेटा पर लगा हुआ है तो 0.99 और पैरा पर लगा हुआ है तो 0.98, क्योंकि सिर्फ माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, इसलिए अगर मेटा पर ज्यादा होगा इसका इफेक्ट। ठीक है चलिए अब मैं आगे बढ़ता सर हूँ। हाँ सर थोड़ी डाउट। हाँ सर, सिग्मा की वैल्यू से डिसाइड करना ना विथड्रॉइंग और डोनेटिंग, और रो की वैल्यू से डिसाइड करना है सर। नहीं नहीं नहीं, सुनो, रो की वैल्यू से, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये बात को समझ लो मैं बता रहा हूं। सिग्मा की वैल्यू से रो डिसाइड होता है, पक्की बात। लेकिन रो की वैल्यू जब जिस रिएक्शन को इन्वेस्टिगेट करते हैं उसके लिए होती है, और जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो दोनों के लिए होती है। अब सिग्मा की वैल्यू जो स्टैंडर्ड रिएक्शन में होती है वो मैंने बताया आपको। जो स्टैंडर्ड रिएक्शन आप लोगे एक्स एक्सिस पे, वो उसकी सिग्मा वैल्यू लोगे। और जो रो रो होता है ना, रो निकल के आता है, वो इन्वेस्टिगेटेड रिएक्शन के लिए निकल के आता है जिसको तुम स्टडी कर रहे हो। तो अभी जब रो है ना, रो की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो इन्वेस्टिगेट, जब जिस रिएक्शन का एग्जांपल देंगे उसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे। और जो सिग्मा हम यहां दिखा रहे हैं आपको, ये जो स्टैंडर्ड रिएक्शन है उसका है। समझ में आया मेरा? ठीक है। मेरी बात यस समझ सर। में आ गई बेटा? क्लियर हो गया ना? कोई डाउट है? ठीक सर। ठीक। क्लियर हो गया ना? ठीक, परफेक्ट। अभी अब एग्जांपल देखोगे समझ में आ जाएगा। चलो आगे आते हैं। अब हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। यहां देखो, अब यहां पर बड़ा तामझाम है, लेकिन इसके इस तरह से हम नहीं भी करेंगे, हम थोड़ा एग्जांपल दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये एग्जांपल देखो, समझ में आ जाएगा। जो खास चीजें केवल वही लेंगे क्लेडन की। लैंग्वेज बहुत गंदी लिखी हुई है इसमें, बड़ा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है। ये देखो ध्यान से, पता नहीं कहाँ लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एरोमेटिक फलाना फलाना। ये देखो ध्यान से, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये लॉग के है जिस रिएक्शन को तुम स्टडी कर रहे हो, और ये है जीरो वैल्यू, ये और ये देखो ये निगेटिव, ये डोनेटिंग वाला जोन है और ये विड्रॉइंग वाला जोन है। इसका स्लोप देखो ये दिखा रहा है, ये इसका स्लोप है इसका डोनेटिंग वाले का, और ये ग्रीन है जिसको आप विड्रॉइंग कर रहे हो। स्लोप पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव। थोड़ा ऐसा समझो, मैं आपको बड़ा आसान से समझाता हूं। मान लो कि ऐसा है, ये वैल्यू है उसकी, ऐसा समझो। मान लो कि अगर मेरे पास हाइड्रोजन होता तो इसका ऐसा होता, इस तरीके से, मतलब इस तरह से होता ये लाइन ऐसे। अब जैसे ही मैंने तुमको कहा कि हमने हाइड्रोजन न लेकर के मैंने विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट लिया, इसका मतलब ये इसका स्लोप ऐसे उठ गया, बढ़ गया, रेट क्या हुआ, बढ़ गया। और जैसे विड्रॉइंग लिया घट गया। तो ऐसे समझो, इसके बड़ा प्यारा तरीका समझने का, कि मैंने मान लो कि ऐसे लिया है कि मैं प्लॉट कर रहा हूं और रिएक्शन का रेट बिल्कुल क्या है, उसका स्लोप जीरो है, उसका स्लोप क्या है, जीरो है। जैसे ही मैंने कहा तुम्हारे रिस्पेक्ट में कि मैंने विड्रॉइंग लगाया है, तो विड्रॉइंग लगाया है तो वैसे ही क्या होगा, इसका बढ़ जाएगा, क्या, इसका रो वैल्यू बढ़ जाएगा। रो वैल्यू जैसे ही बढ़ा, इसका मतलब, कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो है पॉजिटिव स्लोप के साथ हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू जीरो से ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये इसका रेट बढ़ गया। और अगर रेट घट गया तो रेट कैसे घटेगा, हमारे पास क्या वैल्यू, कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया तो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये बात हमेशा सही नहीं होती है कि तुम विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो रेट बढ़ जाएगा और डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे तो रेट घट जाएगा। ये बात हमेशा सही नहीं होती है। लेकिन ये बात तुम समझो कि रो वैल्यू जो है, जो तुम यहां निकाल रहे हो, उसका स्टैंडर्ड रिएक्शन के साथ लेना देना है। रो का प्लस का क्या मतलब होता है, रो का माइनस का क्या मतलब होता है, पहले इस बात को तुम समझो। रो प्लस का मतलब विड्रॉइंग, रो नेगेटिव का मतलब डोनेटिंग। लेकिन रेट कभी बढ़ भी सकता है और रेट घट भी सकता है, उसको थोड़ा समझिए, अलग अलग रिएक्शन को बात होती है। ओमेश भैया कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? पूछना चाह रहे हो क्या, कि ऐसे तुमने वॉइस ऑन किया है? मैं इसको म्यूट कर देता हूं फिर। समझ में आ गई मेरी बात भैया? नहीं। हाँ क्या? ओमेश जी आप फिजिकल केमिस्ट्री के हैं? यस आ गई। आ गई ना? हाँ तो फिर आगे समझ में आ हाँ ठीक है, ठीक आ गई ना, ठीक। फिजिकल केमिस्ट्री का ही है भाई चीज। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सर हाँ आगे। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा आप थोड़ा, इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा, या आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं या स्नैपशॉट ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और रिएक्शंस देखेंगे, थोड़ा सा कैसे सवाल पूछे जाते हैं आपके नेट के पेपर में, वो थोड़ा देखेंगे। एग्जांपल पूरा करेंगे, पूरा आज लेक्चर कंप्लीट करेंगे, एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, इसको टाइम नहीं लगेगा आपको।
ये देखो भाई, ये देखो दिखाया गया है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जिनको समझना है। रो वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सारा कुछ बढ़िया दिख रहा है। एक मिनट रुक जाइए, इसको मैं थोड़ा हल्का सा जूम करके ना इसको हटा देता हूँ उस जगह से। हाँ हाँ बिल्कुल, एक मिनट, परफेक्ट। हाँ, ये सब लोगों को सही से दिखाई दे रहा है? ये स्टैंडर्ड रिएक्शन सबको सही से दिखाई दे रहा है ना भाई? देखो, ये यस सर। स्टैंडर्ड रिएक्शंस हैं। अब मेरी बात सुनो, यहां देखो, जब तुम यहां पर लेते हो क्या सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका जो स्टैंडर्ड रो वैल्यू होता है वो 1 होता है, रो वैल्यू 1 होता है, 1। इसका कारण बताता हूं मैं आपको। जब आप हाइड्रोजन लोगे ना, तो हाइड्रोजन के लिए जो रो होता है वो माना जाता है कि वो 1 होता है। ये माना गया है, ये स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसकी रो वैल्यू को कॉन्स्टेंटली निकाला गया है, इसको 1 माना जाता है। अब आप 1 से समझो, ऐसे समझो कि रो वैल्यू 1 से समझेंगे कि अगर कहीं पर किसी सब्स्टिट्यूएंट को लगाया जाए बेंजीन रिंग पर और उसके साथ कोई रिएक्शन हो रहा हो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होकर के, तो अगर रो की वैल्यू बहुत ज्यादा आती है, इसका मतलब कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है रिएक्शन में, और अगर रो की वैल्यू बहुत कम आती है, इसका मतलब वो रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। तो थोड़ा देखिए, द सेंसिटिविटी ऑफ रिएक्शन समझिए। अगर रो की वैल्यू बहुत ज्यादा आ रही है, रो की वैल्यू बहुत हाई आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये हुआ कि जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है बेंजीन रिंग पर, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है उसके साथ मैकेनिज्म में, और उसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। और अगर बहुत कम हो रही है, मान लीजिए, ठीक, अगर उसका इफेक्ट जो है वो बहुत कम है, तो उसकी वैल्यू पॉइंट में आएगी। और अगर मान लीजिए बिल्कुल स्टैंडर्ड है, ना तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है ना बहुत कम पड़ रहा है, मीडियम इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। ये थोड़ा इस बात को समझिए पहले ध्यान से, मेरी बात को। सब भी बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनिए, देखिए पहले यहाँ पर। जैसे देखिए, मैं कहता हूं कि अगर मैंने अभी कार्बोक्सिलेट लिया, अभी इस कार्बोक्सिलिक एसिड को लिया, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको। जैसे मैंने यहाँ पर सपोज कीजिए क्या लिया, मैंने सपोज कीजिए यहाँ पर बेंजोएट लिया था। अभी क्या लिया था? बेंजोइक एसिड का प्रोटॉन निकाल के, प्रोटॉन की एसिडिटी हम चेक कर रहे थे। हम यहाँ पर मान लीजिए NO2 लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? NO2 लगा रहे हैं। अब हमने क्या किया, एक कार्बन दूर कर दिया, इसको एक कार्बन दूर कर दिया। ध्यान से देखिएगा बेटा, बड़ी जबरदस्त बात है। रो वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, रो वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंस होता है, इसी के रिस्पेक्ट में पेपर में सवाल पूछा जाता है। जो नेट के पेपर में और गेट के पेपर में सवाल आता है, वो इसी के रेफरेंस में आता है। एक सवाल पक्का आता है और बड़ा आसान सवाल होता है। एक वैल्यू और थोड़ा बढ़ा दिया जाए, यहाँ एक और बढ़ा के दिया गया है, थोड़ा देखिएगा, CH2COO- और मान लो NO2 ले लिया। सभी बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखिए, इसका विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा है, क्या नेचर लग रहा है? विड्रॉइंग लग रहा है। तो विड्रॉइंग लगाओगे तो रेजोनेंस होगा जब, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसे ही बनेगा जब रेजोनेंस कराओगे। इसमें कैसा होगा भैया? इसमें कैसा होगा? इसमें भी ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। ऐसे क्या बनेगा? देखो तो ये वाले था से ये डबल बॉन्ड एंड O-, इस पे प्लस लगा दो, यहाँ पे प्लस लगा दो, और ये CH2COO-। सुनना ध्यान से, और इसमें भी ऐसे ही कर दो। अब देखो, जब तुम इस NO2 का इफेक्ट लगा रहे हो, तो ये इसके पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, मतलब कार्बोकेटायन जनरेट कर रहा है। इसके पैरा पर क्या कर रहा है? ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा है। और इस पॉजिटिव चार्ज के साथ इस निगेटिव का डायरेक्ट तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये माइनस चार्ज कुछ कम हो रहा है, और ये माइनस चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं आप। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ, इस NO2 की वजह से बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज तो जनरेट हो रहा है, लेकिन देखो थोड़ा दूर हो गया है। क्या हो रहा है? कार्बोक्सिलेट दूर हो गया है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे किसी सब्स्टिट्यूएंट के इफेक्ट से उस रिएक्शन के, जो रिएक्शन का जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म है,
वो जो रिएक्टिव सेंटर है वो दूर होता जाएगा, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता जाएगा, दूर होता जाएगा, उतना उतना रो का वैल्यू कम होता जाएगा। लेकिन सेंसिटिविटी समझिए थोड़ा सा, यहां इस NO2 की वजह से ये दूर हो गया है, इसका रो वैल्यू कम हो जाएगा, जबकि इसका देखो NO2 है, इसका रो वैल्यू और कम हो जाएगा क्योंकि ये और दूर हो गया। जितना दूर कर दोगे ना उतना उसका रो वैल्यू कम हो जाएगा। तो रो वैल्यू विल इंडिकेट द सेंसिटिविटी ऑफ द रिएक्शन। रो वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? रो वैल्यू इंडिकेट करती है कि जिस रिएक्शन की मैकेनिज्म को आप स्टडी करने जा रहे हो उसकी सेंसिटिविटी कितनी है इलेक्ट्रॉन जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके हिसाब से। अगर सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व है उसके साथ, बहुत ज्यादा उसको इफेक्ट कर रहा है, तो रो वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। और अगर कम कर रहा है, बहुत ज्यादा कम कर रहा है, तो पॉइंट में होगी, 0 पॉइंट करके होगी। और अगर बहुत मीडियम है, स्टैंडर्ड मीडियम है, ना बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है ना बहुत कम कर रहा है, जैसे इसको कह सकते हैं ये वाले को, तो इसकी रो वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ थोड़ा देखिए, ये बात समझ में आए सबके? मतलब कंफर्म करिए थोड़ा, इसका रो वैल्यू देखिएगा, ये बात समझ में आई सभी के? डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी देखिएगा, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, ये तो इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है कि NO2 की वजह से इसके पैरा पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एसिडिटी बढ़ रही है। एसिडिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, कार्बोक्सिलेट की एसिडिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि अगर माइनस चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो माइनस चार्ज को कम करेगा। देखो इसका रो वैल्यू देखो, ये देखो रो वैल्यू, ये देखो ये रो वैल्यू दिखाया गया है, ये डेफिनेशन से रो वैल्यू निकली है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन से रो वैल्यू निकली है। मतलब कि अगर तुम बेंजोइक एसिड का लोगे तो बेंजोइक एसिड का रो वैल्यू 1 होता है, बेंजोइक एसिड का रो वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। अब देखो डिस्टेंस बढ़ा दिया तुमने तो 0.5 हो गई, और डिस्टेंस बढ़ा दिया तो 0.2 हो गई। अब तुमने यहां कंजुगेशन ले लिया डबल बॉन्ड का, अब तुम बताओ अगर तुमने कंजुगेशन ले लिया तो क्या होगा? रो वैल्यू दूर तो रहेगी लेकिन थोड़ी बढ़ जाएगी। थोड़ा देखो, जैसे अगर मैंने NO2 ले लिया और यहां पर हमने क्या किया, डबल बॉन्ड लगा दिया कंजुगेशन में, थोड़ा ध्यान से देखना। तो अब क्या होगा जब कंजुगेशन तुम कराओगे इसका यहां पर, तो क्या बनेगा? ऐसा बनेगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा? यहां आएगा, क्योंकि इसका रिजोनेंस है इसके साथ, इसका रिजोनेंस है इसके साथ, तो इसके रिजोनेंस से ये क्या आ जाएगा? अंदर आ जाएगा इस तरह से, और पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस पर जितना इफेक्ट पड़ रहा है उस, मतलब इस पर जितना इफेक्ट पड़ा है, देखो देखो यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, लेकिन यहाँ इसका देखो 0.5 हो गया है, थोड़ा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड के कंजुगेशन से कुछ ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है वो सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका मतलब क्या होगा? जितना उसके साथ ज्यादा इन्वॉल्व होगा वो जो होता है सब्स्टिट्यूएंट, उतना उसकी रो वैल्यू ज्यादा होगी। यहां देखो रो वैल्यू ज्यादा हो गई, यहाँ रो वैल्यू क्यों ज्यादा हो गई? थोड़ा देखो, अभी मैं इसको कंक्लूड करूंगा, पहले समझ लो। यहां देखो इस तीसरे और चौथे और 5वें वाले को देखो, नीचे वाले को, सभी बच्चे देखो ध्यान से, मैं जूम भी कर देगा उसको। देखो, हाँ बिल्कुल जूम कर दिया मैंने इसको। देखो यहां पर देखो, अगर मैं कहूं कि मेरे पास फिनॉल ले लूं, मैं क्या ले लूं? फिनॉल, और NO2 ले लूं, तो मैं कहूं फिनॉल की क्या रिएक्टिविटी पर फर्क डालता है ये, फिनॉल की रिएक्टिविटी कैसे इसकी जो होता बढ़ती है, तो थोड़ा समझिएगा। फिनॉल का प्रोटॉन निकलेगा तो ये बनेगा O-, और देखो जब आप इस NO2 को कंजुगेशन में लाओगे ऐसे ऐसे करके, तो ये O- के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा। थोड़ा देखो, जब इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा। ये देखो O-, ये प्लस, डबल बॉन्ड N, O-, प्लस, यानी कहने का मतलब ये डायरेक्ट इन्वॉल्व है इसके साथ। जो NO2 ग्रुप है ये इस O- की को स्टेबलाइज करने के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है। जो ये यहां पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है NO2 का, स्ट्रॉन्ग -R-I ग्रुप जो लगा हुआ है, वो OH के प्रोटॉन को निकालने के बाद उसको बहुत ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। तो ये कह सकते हैं उसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है, और जितना ज्यादा प्रभावित करेगा उतना ही उसका रो वैल्यू बढ़ेगा। तो यहां देखो रो वैल्यू क्या है इसका? ज्यादा होगा। देखो पहले बात तो स्टेबलाइज कर रहा है, तो इतना समझ लो विड्रॉइंग होगा, इसका मतलब प्लस होगा वैल्यू। तो विड्रॉइंग है, इसका रो वैल्यू क्या आएगा? प्लस में आएगा। तो रो वैल्यू इसका क्या आ गया? प्लस में है। रो वैल्यू इसका प्लस में है, थोड़ा देखते हैं। इसका रो वैल्यू प्लस में होगा लेकिन बहुत ज्यादा होगा, रो वैल्यू प्लस में होगा लेकिन बहुत ज्यादा होगा। थोड़ा देखो, ये देखो इसका रो वैल्यू देखो 2.3 है, इसका देखो 2.3 है। क्यों 2.3 है इसका रो वैल्यू बताओ?
क्योंकि इसका रो वैल्यू 2.3 इसलिए है क्योंकि इसका जो ये OH है ना, उसका O- बनने के बाद जो सब्स्टिट्यूएंट के साथ उसका इफेक्ट है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है। ये O- इस रिएक्शन के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए इसको हम इसका कह रहे हैं कि इसका रो वैल्यू क्या है, ज्यादा होगा, ज्यादा सेंसिटिव रिएक्शन होगा इसमें, मतलब ज्यादा सेंसिटिव जो है इफेक्ट डालेगा वो रो का मतलब सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस रिएक्शन के साथ। मैं भी आपको इसको कंक्लूड भी करता हूं। लास्ट वाला देखो इसका सबसे ज्यादा है, क्यों? क्योंकि NMe3 क्या हो रहा है बाबू, और ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है, क्योंकि यहाँ तो इसका क्या है, एक और इफेक्ट है, देखो यहाँ तो OH है, OH से ये बन रहा है, लेकिन यहाँ क्या है भैया, पहले NH3+ है, तो कितना जबरदस्त है ये, बहुत मजेदार चीज है, थोड़ा देखो। और इससे प्रोटॉन निकाल रहा हूं मैं, मान लो इसको मैंने यहाँ पर हमने NO2 लगा दिया। अब क्या है, ये वाला जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर तो दे नहीं रहा, ये क्या कर रहा था, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर भी इसको दे रहा था, पहले से दे रहा था इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर भाई, ये OH का लोन पेयर इसका अपना इलेक्ट्रॉन पेयर पहले से दे रहा था, लेकिन ये बाद में और देने लगा। थोड़ा समझो मेरी बात को, OH का लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा था इसको, लेकिन O- बनने के बाद इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर की देने की टेंडेंसी को और इंक्रीज कर लिया, क्योंकि ये माइनस चार्ज हो गया, लेकिन ये अभी नहीं दे रहा है, ये अभी इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। और जब इसने प्रोटॉन निकाला तो क्या बन गया, समझिए, बड़ी खास बात है बेटा, एक बार समझने की बात है केवल। जब इसने अपना प्रोटॉन निकाला तो ये बन गया NH2, यानी इलेक्ट्रॉन देने लगा। तो समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि इस NO2 का इस NH3+ पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो ज्यादा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले कुछ नहीं दे रहा था, देखो ना, ये क्या है, पहले बिल्कुल नहीं दे रहा था, अब ये दे रहा है बहुत ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस पे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाओगे तो NH3+ पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, चूंकि उसका इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग के साथ इन्वॉल्व नहीं था, तो जैसे ही उसको आपने प्रोटॉन निकाल के NH2 में चेंज किया, अब उस पर जो NO2 का इफेक्ट पड़ेगा वो कहीं ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि वो अब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है इसको। तो बताइए आप, क्योंकि इसमें पॉजिटिव था और अब लोन पेयर के फॉर्म में आ गया, तो इसमें मतलब और इन्फ्लुएंस करेगा इसको, जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा उतना रो वैल्यू बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए रो वैल्यू 3.2 है। अब ध्यान से देखिए, इसमें इन्होंने कुछ लिखा भी है, आप पढ़ लीजिए, जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी आपको, मैं इसको आपको पढ़ के बता देता हूँ। यही बात इन्होंने लिखी है, लैंग्वेज में लिखी है, आप चाहें तो मैं पढ़ के बोल देता हूँ आपको। देखिए थोड़ा यहाँ पे लैंग्वेज में क्या लिखी है इन्होंने बात, हाँ देखिए क्या लिखा हुआ, देखिए सुनिए। If the negative charge on the anion, देखिए लिखा हुआ क्या, if the negative charge on the anion can actually be delocalized around the ring as with substituted phenol, we should expect the size of rho to increase. But the phenol and anion are delocalized, but it is more important for anion. देखो क्या लिखा हुआ है, देखिए लैंग्वेज थोड़ी कठिन है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि फिनॉल में भी लोन पेयर दे रहा है कंजुगेशन में, और एनायन में भी कंजुगेशन में लोन पेयर दे रहा है, लेकिन जब एनायन बन रहा है तो कंजुगेशन ज्यादा फास्ट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज के आने की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जा रही है। अब थोड़ा देखिए, दिस इफेक्ट इज लार्जर, देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इफेक्ट इज लार्जर फॉर द आयनाइजेशन ऑफ एनिलीनियम साल्ट एज एसिड डज नॉट हैव डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। मैंने ये बात बताई आपको कि उसमें डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है लोन पेयर का, बट द कंजुगेट बेस डच, मतलब कंजुगेट बेस यानी NH2 बनने के बाद उसका लोन पेयर इसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है और NH3+ इसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। अब मेरी बात सुनिए, रो क्या इंडिकेट करता है, ये कंक्लूड करने, ये समझ में आ गई सबके बात, सब बच्चों की ये बात समझ में आ गई? फिर मैं कुछ कंक्लूड करूं, और ये रो अगर समझ में आपको आ गया तो समझ लीजिए आप नेट के पेपर में और गेट के पेपर में सवाल भी कर लेंगे। मुझे सब बच्चों से आंसर चाहिए, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, सब बच्चों से मुझे आंसर चाहिए कि उन्हें समझ में आ गई रो वैल्यू क्या होती है, क्योंकि रो वैल्यू नहीं समझ में आएगी देन इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो रो वैल्यू समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, रो वैल्यू समझ में आ गई, बहुत बढ़िया।